और हमारा अगला जो टॉपिक है वो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आप एक चीज को समझिएगा, मैं वही एग्जाम्पल को रखूंगा जो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया था। तो वो एग्जाम्पल क्या था? वो एग्जाम्पल ये था कि भाई दो लोग हैं, एक फार्मर है और एक कंज्यूमर है। इधर में वीट था जो मेरे एग्जाम्पल में 100 रुपीज केजी चल रहा था। तो कंज्यूमर ने फार्मर को बोला वो उसे मनी देगा, और फार्मर ने कंज्यूमर को बोला था कि वो उसे वीट देगा। क्योंकि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, ये एक बाईलैटरल कॉन्ट्रैक्ट था जिसे बनाने के लिए दो लोगों को बीच में आना पड़ रहा था, फार्मर और कंज्यूमर को। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के नजरिए से सोचें तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में कंज्यूमर एक्सचेंज को जानता है, और कंज्यू जो फार्मर होता है वो भी एक्सचेंज को जानता है। अब कंज्यूमर ये कहता है मैं पैसे दे रहा हूं एक्सचेंज को, एक्सचेंज का काम है फार्मर तक पहुंचाना। और फार्मर कहता है मैं प्रोडक्ट दे दूंगा एक्सचेंज को, और एक्सचेंज जो है उसे कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। एक और चीज होती है, जब आप शेयर्स खरीदते या बेचते हो तो खरीदते टाइम आप ये नहीं सोचते आपको कौन बेच रहा है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, किस शहर से है, आप ये नहीं पूछते हो। और जब आप खरीदते हो तो सेलर की आइडेंटिटी नहीं पूछते, और बेचते हो तो आप बायर की आइडेंटिटी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका काउंटर पार्टी कौन है, क्योंकि आपने बीच में किसको रखा हुआ है? एक्सचेंज को। तो जो एक्सचेंज होता है वो आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट देता है, ये ड्रॉबैक होता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिसाइडेड होती है। आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के पहले आपको पता होता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कितनी क्वांटिटी का होगा, सबके लिए बराबर होगा, एक्सपायरी डेट सबके लिए बराबर होगी, क्या प्रोडक्ट है क्या माना जाएगा वो सबके लिए बराबर होगा। आपको पसंद आता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करोगे। तो इसे कहा जाता है स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। लेकिन अच्छी चीज क्या होती है? क्योंकि बीच में काउंटर पार्टी के तौर पे एक्सचेंज है, देर इज नो काउंटर पार्टी रेस, ये बहुत बड़ा थम्स अप होता है। इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज की इतनी बड़ी जगह होती है, कोई भी एक्सचेंज की इतनी बड़ी जगह होती है। तो अगर कभी भी स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, सारी टर्म्स एंड कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेम रहती है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड मार्केट सेम रहती है। लेकिन अब अगर आपने स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और उसे एक्सचेंज पर आप ट्रेड करा रहे हो जहां पे काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, तो वही कॉन्ट्रैक्ट अब क्या कहलाने लगेगा? एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाने लगेगा। तो ये मैंने आपको अब एक्सप्लेन कर दिया। अब अपन चल के देखते हैं कि इसमें बुक में आपको किस तरीके से दिया है। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट है। कहाँ पे? एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में। काई के लिए? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी कमोडिटी और फाइनेंशियल एसेट्स, फ्यूचर डेट, एग्रीड प्राइस, सारा जो डेफिनेशन है सेम है। यहां पर बीच में क्या आ गया? ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज आ गया। अब सिंपली फ्यूचर्स क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ट्रेड हो रहा है कहां पर? एक्सचेंज में। तो याद रखिए, मैं ये भी कह सकता हूं कि हर फ्यूचर्स एक्सचेंज अपने आप में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। लेकिन आप यही चीज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जब तक एक्सचेंज में नहीं आएगा वो फ्यूचर्स में तब्दील नहीं होता। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एसोसिएटेड विद एक्सचेंज क्या करते हैं? गारंटी करते हैं कि भाई आपकी ट्रेड में कोई नुकसान नहीं होगा। सेटलमेंट का, प्राइस का नुकसान हो ही सकता है, अप डाउन प्राइस कर ही सकती है, बट सेटलमेंट में आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। अ ट्रेडर जो कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है पहली बार उसे कहा जाता है लॉन्ग
पोजीशन, आई वेंट लॉन्ग, और जिसने शॉर्ट पोजीशन ली है उसे कहा जाएगा ही वेंट शॉर्ट। याद रखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहली बार। ठीक है, अब आपको मैं इस एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ, सिंपल है, सबको पता भी होगा। देखिए यहाँ पर फार्मर है और यहाँ पे कस्टमर है। तो कस्टमर ने व्हीट का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है और फार्मर ने व्हीट का कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है। तो कस्टमर लॉन्ग गया है, कस्टमर वेंट लॉन्ग एंड फार्मर वेंट शॉर्ट। तो इस चीज को अब याद रखिएगा, जो शॉर्ट सेलर होता है उसका कहना है मैं डिलीवरी दूंगा और पैसे लूंगा, और जो फार्मर होता है उसका कहना होता है, जो सॉरी कस्टमर होता है उसका कहना होता है मैं पैसे दूंगा एक्सपायरी में, और आपसे क्या लूंगा, मैं आपसे प्रोडक्ट लूंगा। तो जो लॉन्ग करता है उसको प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन पैसे देने पड़ेंगे एक्सपायरी में, और जो शॉर्ट करता है उसे पैसे मिलेंगे और उसे प्रोडक्ट डिलीवर करना हो। वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान पे रखना है। तो हम वापस आते हैं फीचर्स ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में। मैं आपको पूरा एक बार में बता देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो पार्टी के बीच में, सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है यानी कि एक्सचेंज होता है, प्राइस डिस्कवरी जो भी होती है वो बायर और सिर्फ बायर और सेलर के बीच में नहीं हो रही है, उनके इंटरेक्शन को पूरा वर्ल्ड देख पा रहा है। तो ये फ्री इंटरेक्शन है, ये छुपा हुआ इंटरेक्शन नहीं है कि भाई किसी ने, दो लोगों ने लैंड में डील कर लिया, क्या रेट पे किया किसी को नहीं पता, उन्होंने आपस में एक पैक्ट कर लिया कि कोई भी पूछेगा तो बोल देना इतने में डील हुआ। नोबडी नोज कि असली डील कितने पे हुआ है। मार्जिन्स आर पेबल बाय बोथ द पार्टीज। याद रखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है काउंटर पार्टी रिस्क मैनेज कैसे होता है। यहां पर सिर्फ खरीदार को सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना होता, बेचने वाले को भी तो डिलीवरी देनी है एक्सपायरी में। तो जब वो एक्सपायरी का दिन आएगा और बेचने वाले ने मना कर दिया कि नहीं भाई मेरे पास तो सामान नहीं है, तब एक्सचेंज क्या करेगा? तो एक्सचेंज क्या करता है, डे वन पे जिसने बाय पोजीशन बनाई उससे भी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है जिसे मार्जिन कहा जाता है, जो सेल करता है उससे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है जिसे मार्जिन कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी पहले से ही डिसाइडेड है और दो लोगों के बीच में नहीं है, वो एक्सचेंज ने डिसाइड कर ली है। अब बायर को कॉन्ट्रैक्ट पसंद आएगा तो वो बाय की पोजीशन बनाएगा, सेलर को पसंद आएगा तो सेल की पोजीशन बनाएगा। ये जितने भी पॉइंट्स आप स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या ये इसी में से दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिमिटेशन क्या होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का? लिमिटेड मैच्योरिटी होती है। जैसे अगर मैं निफ्टी के बारे में बात करूं तो निफ्टी मुझे करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और एक महीने बाद का अवेलेबल होता है। लिमिटेड अंडरलाइन सेट, क्योंकि देखिए यहां पर आपको और मुझे डिसाइड नहीं करना है कि क्या आएगा, यहां पर एक्सचेंज को लेकर आना होता है कि क्या किस चीज की डिमांड है जिसके लिमिटेड बायर्स एंड लिमिटेड सेलर्स मुझे मिल सके। जो तीसरी लिमिटेशन होती है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट डिजाइनिंग, इसे ही कहा जाता है स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सब चीज पहले से डिसाइडेड है। तो या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ले सकते हो या तो आप छोड़ सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में कोई फेरबदल आप खुद नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर फोर, इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एमटीएम सेटलमेंट। यानी एक चीज को आप ध्यान में रखिए, अगर आपने बाय और सेल किया है तो एमटीएम को मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या होता है कि जो भी प्राइस अप डाउन होती है उस प्राइजेस को रिकॉर्ड किया जाता है, भले आप बेच नहीं रहो। तो क्योंकि उसको कैलकुलेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी अकाउंटिंग में उसको मेंशन करना पड़ता है।